सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें काफ़ी कुछ देख लिया था प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है, इम्पीचमेंट होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो कुछ एक पॉइंट्स रह गए थे लास्ट वाली वीडियो में जो मुझे डिस्कस करने थे, बट वो शायद हो नहीं पाए। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो कौन, मतलब जो प्रेसिडेंट कोई भी अगर इंडिया में किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। उस ओथ को अफेंड करने की पावर किसी पर्सन को होती है। तो प्रेसिडेंट के केस में किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के केस में जो ओथ की पावर है वो सीनियर मोस्ट सुप्रीम या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनी हाउ अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो पर्टिकुलर जो जज है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिला सकते हैं। तो ये एक पॉइंट रह गया था। दूसरा पॉइंट ये रह गया था हमारा, मैं जब अपनी वीडियो को रिव्यू कर रहा था दोबारा, तो उसमें एक पॉइंट रह गया था जो मैंने अच्छे से डिस्कस नहीं करा था। तो उसे हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इम्पीचमेंट में अगर आप लास्ट पॉइंट देखें, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ लेजिस्लेचर एक्शन वेयर एज अदर्स लाइक रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भी जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है या इम्पीचमेंट है वो एक लेजिस्लेचर एक्शन है, वेयर एज जो सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी और पर्टिकुलर ऑफिसर्स को रिमूवल का प्रोसेस है वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। जस्ट बिकॉज जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो कैसे होता है, वो लेजिस्लेचर करता है हमारा। उसके लिए किसी भी एग्जीक्यूटिव के पर्सन की परमिशन की नीड नहीं होती। यानी कि एक पर्टिकुलर हाउस में वो जो रेजोल्यूशन है इंट्रोड्यूस होगा, दूसरे पर्टिकुलर हाउस में इन्वेस्टिगेट होगा और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर दोनों हाउस एग्री करेंगे और अपनी स्पेसिफिक जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड है वो मेजोरिटी दे देंगे, तो वहीं वहीं पर प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें या किसी और ऑफिसर की बात करें, तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर में जो पहले तो जिस हाउस में पर्टिकुलर एक किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद दोनों हाउस से वो पास भी हो गया। थर्डली वो जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने, यानी कि जो रिमूवल का डिसीजन है वो एग्जीक्यूटिव लेता है, वो प्रेसिडेंट लेते हैं, ना कि हाउसेस। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे वो वहां पर रिमूवल माना नहीं जाएगा। तो इसलिए जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या किसी भी ऑफिसर का रिमूवल है, या इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी रिमूवल हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर एमपी का भी रिमूवल हो रहा है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है रादर की। जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है, इम्पीचमेंट है, प्रेसिडेंट के लिए कभी भी रिमूवल मत लगाना, प्रेसिडेंट हमेशा इम्पीच होते हैं हमारे। अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो वो एक लेजिस्लेचर एक्शन है, बिकॉज उसमें दोनों हाउस डिसीजन ले रहे हैं और वहां पर वो फाइनल हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कि अब हम आज से थोड़े पावर प्रेसिडेंट की देखेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर है। तो जो इंडियन प्रेसिडेंट की पावर है कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, और ये पार्डनिंग पावर है। तो डिफरेंट डिफरेंट पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। और होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि भी आज इस वीडियो में ये प्रेसिडेंट वाला टॉपिक फिनिश हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें तो वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं। प्रेसिडेंट of India can exercise his discretionary power at the aid and advice of Council of Ministers. However, he can send back the advice for reconsideration of the government in his discretion. यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट कैसे करेंगे, जो अपनी पावर है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही एक्ट करेंगे। लेकिन वो अपनी डिस्क्रिशन, जहां पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन क्या है कि वो अपनी डिस्क्रिशन से जो पर्टिकुलर एक्ट है या पर्टिकुलर बिल है या पर्टिकुलर कोई भी चीज है वो रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं कि तुम इस पॉइंट को या इस सजेशन को एक बार रिकंसिडर करो और फिर मेरे पास भेजो। तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। आर्टिकल 78 क्या कहता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर हैज अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोज लेजिस्लेशन, देयरफॉर the president has right to be informed on these issues, and he can use his discretion to call upon pm and ask from information। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर जी को बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन कैसा चल रहा है। यानी अपनी डिस्क्रिप्शन से आज अगर द्रौपदी मुर्मू जी चाहें तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपने पास बुला सकती है और उनसे किसी भी बारे में चर्चा कर सकती है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप मुझे रिपोर्ट दो।
तो अब एक कन्वेंशन है हमारे पास, जो देखो जो हमारा पार्लियामेंट है ना, वो दो चीजों से रन करता है। एक तो जो हमारे पास लॉज और एक्ट्स हैं, दूसरा जो कन्वेंशंस डेवलप हो रही है बाय द टाइम, यानी कि कुछ अंग्रेजों के टाइम की कन्वेंशंस थी जो कंटिन्यू रही, कुछ हमने अपनी भी डेवलप करी है। इसमें कन्वेंशन क्या होती है? एक प्रथा होती है जो कि कहीं लिखी नहीं हुई है, बट वो फॉलो हो रही है बाय द टाइम, उसे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अब वो उसको हर साल फॉलो होती है, नो मैटर, क्योंकि उसको कहीं भी लिखी नहीं हुआ है, अगर आप उसे फॉलो नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एनकरेज और वोन द गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट को एनकरेज कर सकता है या उसको वोन कर सकता है कि भैया ये चीज यहाँ पे गलत हो रही है। अंडर आर्टिकल 85 क्या कह रहे हैं हमारे पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ वे दैट नो मोर देन 6 मंथ गैप शैल बी रिमेन, यानी कि जो ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा का हाउस या राज्यसभा का हाउस समन कर सकते हैं, और वो इस मैनर में होगा कि भी किसी भी हाउस के गैप में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भी ये चीज कहाँ लिखी हुई है कि भी हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 3 ही सेशन होंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक विंटर सेशन होगा, एक मॉनसून सेशन होगा और एक आई थिंक समर सेशन होगा। नहीं, ऐसा एक बजट सेशन होगा, नॉट समर। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि भी 3 ही सेशन होंगे या 3 बार ही पार्लियामेंट मिलेगी। पार्लियामेंट कैन मीट मल्टीपल टाइम्स, इवन 10 टाइम्स इफ इट इज रिक्वायर्ड। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 85 दैट कि किसी भी सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक सेशन को खत्म हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो या इमरजेंसी लगी नहीं हुई है, जो दूसरे सेशन को बुलाने में 6 महीने, यानी 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन हमें बुला लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, वन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है पावर में नहीं होती है, कोalition पार्टी है, किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती आफ्टर इलेक्शन, जैसे कि अभी अगर आप अभी की ही बात करें, जैसे ये अब जो 2025 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि भी किसी भी पार्टी के पास, मतलब बहुत ऐसी टेंडेंसी बन रही थी कि भी किसी भी पार्टी के पास पर्टिकुलर मेजोरिटी नहीं आ रही थी। तो उसमें क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर पार्टी है उसको कॉल करके कि उन्हें न्योता दे सकते हैं कि भैया आओ तुम अपनी सरकार बना लो। यानी कि अगर किसी भी पार्टी के पास या कोalition के पास मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से किसी भी पार्टी को जो उनको लगती है कि भी हाँ ये लार्जेस्ट पार्टी है, उन्हें बुला करके, मतलब वो बोलते हैं कि भी अपना यहाँ पे मेजोरिटी प्रूव कर दो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर लो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसोल्व लोकसभा एट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, he bound to act only if council of minister enjoys the majority in lok sabha, otherwise the president has discretion to dissolve or not to dissolve the lok sabha। यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि लोकसभा को वो अपने हिसाब से डिसोल्व कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है? यानी कि अगर, और वो भी उस कंडीशन में कि भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पर्टिकुलरली वो एक मेजोरिटी हो। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है, तो फिर ये प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो डिसोल्व करे या ना करे। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 78C, प्रेसिडेंट कैन रेफर इंडिविजुअल decision of a minister for collective consideration of council of ministers so that collective responsibility can be fixed on the council of minister for decision। यानी कि अंडर आर्टिकल 78C क्या कह रहा है हमारे पास कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशन से अगर किसी भी पर्टिकुलर एक मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, तो उसे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में कंसीडर कर सकते हैं, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे हो, ताकि उन्हें कलेक्टिवली ही काम करना है। अब ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या होगी, ये हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की को आगे डिस्कशन करेंगे। इन केस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट व्हेन ओनली रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन आर रिक्वायर्ड to be made, then it is president of india who will decide that what all decision are taken under caretaker government can make। यानी कि देखो, दो टाइप की गवर्नमेंट, तीन टाइप की गवर्नमेंट हमारे पास होती है एक टाइम पे। एक तो नॉर्मल गवर्नमेंट जो अभी हमारे पास चल रही है, ठीक है।
जो अभी अभी चल रही है, जैसे जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो हमारी नॉर्मल गवर्नमेंट है, उसमें कोई भी ऐसा सच फंक्शन नहीं है। सेकंड होती है फिर हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट वो होती है कि भी जिसको हमने इमरजेंसी के पर्पस के लिए सरकार दे दी होती है कि भैया फिलहाल तुम चला लो। और वहां पर क्या होता है, एक अनजस्ट होता है कि भी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो कब इलेक्ट होके आएगी हमें नहीं पता। यानी कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो चुकी है, नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे हमें नहीं पता। अभी जो पर्टिकुलरली इंटरिम गवर्नमेंट है, जैसे जो इस टाइम बांग्लादेश में चल रही है, जो यूनुस जी की सरकार है बांग्लादेश में, वो इस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट है। अब थर्ड पार्ट आता है हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट का। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है? केयर टेकर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक्शन में आती है। वो टाइम पीरियड क्या होता है कि भी जब पिछला इलेक्शन, जो पिछला टेन्योर है वो खत्म हो गया, और जो नेक्स्ट टेन्योर, जो नेक्स्ट इलेक्शन है, जो नेक्स्ट इलेक्शन वो हेल्ड हो रहे हैं या हो चुके हैं, या उनका डिसीजन आ चुका है या आने वाला है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर देखो, हम काम तो गवर्नमेंट का नहीं रुकवा सकते, वी नीड समवन टू एक्ट। तो उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, यानी जो पिछली गवर्नमेंट होती है वो एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट ही एक्ट करने लगती है। तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन एक पर्टिकुलर केयर टेकर गवर्नमेंट ले सकती है और कौन से नहीं ले सकती है। फिर आती है हमारे पास प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस जब कोई भी लोकसभा सेशन में नहीं है, अगर लोकसभा हमारे पास सेशन में नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट है ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं। एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली बाय द टाइम ये, अगर कोई भी हमें अर्जेंट डिसीजन लेना पड़ जाए तो, यानी कि बाय चांस, अब अगर हम छोटे सा एक उसकी ये ले लेते हैं, हाइपोथेसिस ले लेते हैं कि अभी जैसे बाय चांस मान लीजिए अभी के लिए कोई गवर्नमेंट सेंटर में नहीं है, ना अभी इलेक्शन होने का कोई चांसेस हमें लग रहे हैं, कोई भी हाउस इस टाइम पावर, कोई भी पार्टी पावर में नहीं है, हाउस हमारा डिसॉल्व हो चुका है, अभी नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंट बैठे हैं, हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट भी है। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे अचानक से अभी जैसे पंजाब में, बिहार में हर जगह बाढ़ आई हुई है। अब जो प्रेसिडेंट को एक बजट, एक पर्टिकुलरली गाइडलाइंस रिलीज करनी है कि भी ऐसे ऐसे आपको पर्टिकुलरली ये न्यू लॉ है और यू ऐसे ही आपको एक्ट करना है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन में कोई भी नया ऑर्डिनेंस पास कर करके अपनी ऑर्डिनेंस पास करके अपने लाइक वो लॉ इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। अलाउ द स्मूथ फंक्शनिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पार्लियामेंट लोकसभा इज नॉट इन द सेशन। जब लोकसभा सेशन में नहीं हो, इधर वो डिसॉल्व हो चुकी है, इधर वो कोई उसको सस्पेंड कर दिया गया, वट एवर कोई भी रीजन हो, लेकिन लोकसभा अगर सेशन में नहीं हो तब ओनली ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है। अगर लोकसभा सेशन में है तो ऑर्डिनेंस इशू नहीं होगा। It is the same legislative power of the president co-existing or co-terminus with the legislative power of the parliament। अब इसमें co-extensive और co-terminus क्या है कि सेम एज द पावर ऑफ जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, तो ऑर्डिनेंस वैसे ही काम करता है। मतलब अगर एक पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और एक पार्लियामेंट अपना, एक प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस दे दिया, तो दोनों सेम ही होंगे। ऑर्डिनेंस कैन बी इशू टू द न्यू लेजिस्लेशन और टू अमेंड और टू रिपील ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस और लॉ। यानी ऑर्डिनेंस किसी भी वे में काम कर सकता है, कोई भी नई लेजिस्लेशन बना सकता है, कोई भी चीज अमेंड कर सकता है, कोई भी चीज रिपील कर सकता है, कोई भी जैसे कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस या लॉ, कोई कुछ भी हो। थर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू, अब जो ऑर्डिनेंस भी है वो सब्जेक्ट, देखो मोस्ट ऑफ द चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन पार्लियामेंट में और इंडिया का कोई बिलो अंडर जुडिशियल रिव्यू आएगा ही आएगा। ऐसी कोई चीज अब बची ही नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर ना आती हो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग आ जाता है, तो आप उसको मार्क करके आना कि भी यस दिस इज अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि वो 99% केस है वो ठीक हो ही जाएगा। The ordinance need to be approved by both the houses within the 6 weeks of reassemblance of parliament। यानी कि कोई भी अगर ऑर्डिनेंस बाय चांस इशू हो चुका है, तो जब भी कोई भी पार्लियामेंट मिलेगी तो उसको 6 वीक्स के अंडर अंडर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, वो किसी भी इफेक्ट में नहीं रहेगा। अब इसके रिगार्डिंग एक केस है डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें क्या केस में क्या बताया गया है
कि अगर कोई भी गवर्नर ऑर्डिनेंस को पास करवाने में एफर्ट नहीं लगाता है तो वो स्टेट लेजिस्लेटर पे फ्रॉड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग फ्रॉड होगा। अब गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 213, बट उनकी जो पावर है वो थोड़ी लिमिटेड है कि भी वो उनके एरिया पे ही लगेगी। जैसे प्रेसिडेंट की ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, बट जो गवर्नर है वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट में ही ओनली वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, वो इससे बाहर नहीं कर सकते। उनकी जुरिस्डिक्शन थोड़ी लिमिटेड है। हाँ, दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही अपना ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, वो और किसी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, देखो सबसे पहले तो यही हो जाता है कि कोई भी काम अगर इंडियन गवर्नमेंट में होगा या इंडियन एग्जीक्यूटिव में होगा तो वो प्रेसिडेंट के नेम में होगा। यानी कि अगर बाय चांस कोई लॉ पास हो रहा है, कोई कोई नया नया लेजिस्लेशन लाया जा रहा है, तो वो सब प्रेसिडेंट के नेम में होगा। कोई नई अपॉइंटमेंट हो रही है वो सब प्रेसिडेंट के नेम में होंगी। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ही अल्टीमेट पावर है। अगर प्रेसिडेंट साइन ना करे तो दैट मीन्स वो लॉ नहीं बन सकता। वो कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता तब तक जब तक प्रेसिडेंट साइन ना करे। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम, अदर मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, सीएजी, एजी एक्सेट्रा। जो भी अपॉइंटमेंट होती है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब प्रेसिडेंट के नेम में होती है। अब एक क्वेश्चन आया था, मतलब पिछले दिनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट होते हैं। कोई भी एग्जेक्टिव बॉडी कभी भी इलेक्ट नहीं होती, कभी भी नॉमिनेट नहीं होती, वो हमेशा अपॉइंट होती है। जो एमपीज हैं, यानी कि अगर जो नरेंद्र मोदी जी एज अ एमपी अगर पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो वो इलेक्ट होकर जा रहे हैं, बट अगर वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो वो बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट होकर के जा रहे हैं। तो एक इसमें एक डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में अगर नरेंद्र मोदी जी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एमपी बन के जा रहे हैं तो वो इलेक्ट आएगा। अगर वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वहां पे लिखा हुआ है तो वहां पे अपॉइंट आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट और अंडर हिज अथॉरिटी सिमिलरली हैज पावर टू रिमूव दिस ऑफिसर। यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की इसमें यूनियन गवर्नमेंट को, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है इन्हें रिमूव करने की। कोई भी अपॉइंटमेंट हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी है, मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर ही है, वो सब अपॉइंट होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट ही किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। जो पूरी वहां पे मतलब लाइक जो पर्टिकुलर जो लार्जेस्ट पार्टी है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, वो प्रेसिडेंट को एक नाम भेजती है कि भी ये पर्टिकुलर पर्सन हमें यहाँ पे अपॉइंट चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पे प्रेसिडेंट क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि भी वो सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव पावर यही आ जाती है कि भी उनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। दूसरा, सीधा हो जा, अरे अजय बहुत दुखी कर रहा है गाइस। दूसरा, समन द सेशन, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो समन भी कर सकते हैं, वो प्रोरोग भी कर सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलरली बाय चांस अभी बजट सेशन है, वो प्रेसिडेंट समन भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। दूसरा, लोकसभा को डिसोल्व भी कर सकते हैं। और जो 12 मेंबर हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट्स होके आते हैं, वो भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, उन्हें डिफरेंट ग्राउंड्स। वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि भैया कौन से ग्राउंड पे मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को सेपरेटली और जॉइंटली एड्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर वो चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो राज्यसभा लोकसभा को सेपरेटली कर सकते हैं एड्रेस, और अगर चाहे तो दोनों की जॉइंट सेटिंग बुला के दोनों को जॉइंटली एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट आर कंसर्न तो फर्स्ट सेशन। अगर कोई किसी, जब पार्लियामेंट का जैसे 5 साल खत्म होने के बाद कोई भी फर्स्ट सेशन लगता है तो उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। जो बिल है वो जब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उसे प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे। जो कुछ बिल्स हैं जिन्हें प्रायर वो होती है, मतलब जिनको प्रायर परमिशन चाहिए होती है पार्लियामेंट के बेंच पे रखने से पहले। यानी पार्लियामेंट के फ्लोर पे इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे पहले तो जो मनी बिल, और जो दूसरा बिल अंडर आर्टिकल 3, यानी आर्टिकल 3 हमारे पास क्या कहते हैं याद करो, जो अमेंडमेंट इन द स्टेट बाउंड्रीज और टू मेक द न्यू स्टेट, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी उनमें अल्टरेशन करनी है, अगर वो बिल हमें इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगेगी। और जो कुछ रिपोर्ट्स है जैसे कैग की रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल कमीशन है, यूपीएससी है,
वो सब प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं या कोर्स कर सकते हैं, यानी कि ईयरली और क्वार्टरली और जो भी 5 इयर्स के बेसिस पे प्रेसिडेंट पर्टिकुलर अथॉरिटी को कह सकते हैं कि भैया मुझे अपनी रिपोर्ट दो। फिर आती है पावर टू ग्रांट रिलीफ। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं जो कि रिलीफ ग्रांट करती है। भैया देखो, अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट की कोई भी पावर लाइक 99% ऑफ द पावर डिस्क्रिशनरी नहीं है। प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ भी प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला होता है पार्डन पावर। उन्होंने कंप्लीटली डिसोल्व कर दिया पनिशमेंट। बाय चांस कोई मर्डरर गया है, प्रेसिडेंट के पास अर्जी लगाई है कि मेरी ये पर्टिकुलर रीजन है, मेरे को ये सजा से मेरे को ये फ्री कर दो, तो प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं, तुम फ्री हो जाओ, मैं तुम्हें सारा कुछ माफ करता हूँ। दूसरा रिप्राइव की, यानी कि रिप्राइव क्या होता है कि स्टे, आपकी जैसे फांसी होने वाली है तो उसके एग्जीक्यूशन पे थोड़े टाइम के लिए स्टे लगाया जाता है। फिर आता है रिस्पाइट की, जो स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर आपकी पनिशमेंट को घटा दिया जाता है। बाय चांस कोई प्रेग्नेंट लेडी है या उसका पता चल जाता है कि आफ्टर कन्विक्शन के पता चल जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो वो ये याचिका तो वो ये याचिका लगा सकती है कि मेरी पनिशमेंट को रिस्पाइट कर दिया जाए, यानी कम कर दिया जाए। चौथा है रेमिशन का, कि सेंटेंस को रिड्यूस, जैसे हमें रिग्रेस वर्क के साथ पनिशमेंट मिली 14 साल की, तो उसे रिड्यूस करके 7 साल कर दिया जाएगा, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। फिर आता कॉम्यूटेशन का, कोई सब्स्टिट्यूट लाइटर पनिशमेंट आपको दे दी जाएगी बजाय कि वो हार्ड पनिशमेंट है। यानी कॉम्यूट करने का मतलब होता है, जैसे बाय चांस अभी मुझे रिग्रेस पनिशमेंट मिली, यानी कि मेरे को काम भी करना पड़ेगा, मुझे प्रिजन में रहना भी पड़ेगा, तो उसको रिग्रेस से हटा के सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। फिर आते देखो, क्या गवर्नर के पास भी पावर है? यस, गवर्नर के पास भी सारी सेम ही पावर है, बट जो गवर्नर है डेथ पेनल्टी यानी कैपिटल पनिशमेंट को माफ नहीं कर सकता, और दूसरा मिलिट्री कोर्ट के ऑर्डर पे एक्ट नहीं कर सकते। अब मिलिट्री पावर क्या है प्रेसिडेंट की? जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के। कोई भी अगर वॉर डिक्लेयर होगी और कोई भी पीस डिक्लेयर होगी, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम में डिक्लेयर होगी, नो मैटर वहां पे साइन कौन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद से या जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर अपॉइंट किए हैं उनकी उनकी मदद से अपना काम एक्ट कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी वॉर डिक्लेयर होती है कहीं पे भी और कोई भी पीस डिक्लेयर होती है, तो वहां पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के नेम में ही होगा, वो प्राइम मिनिस्टर के नेम में नहीं हो सकता, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नेम में भी नहीं हो सकता। कुछ फाइनेंशियल पावर है प्रेसिडेंट की, जो मनी बिल है और जो बजट इंक्लूडिंग बजट है वो प्रेसिडेंट कोर्स कर सकते हैं, यानी कि पहले प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट से लेनी पड़ेगी। दूसरा, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते प्रेसिडेंट। थर्ड, जो कंटिजेंसी फंड है, हमारे पास पर्टिकुलरली 3 फंड है इंडिया में। एक तो कंटिजेंसी फंड है, दूसरा है हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और थर्ड है हमारे पास पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड होता है वो वाला फंड, जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी के टाइम के लिए अपने पास सिक्योर रखा हुआ है, उसे हम कंटिजेंसी फंड कहते हैं। यानी वो जब भी रिलीज होगा उसको प्रायर परमिशन चाहिएगी प्रेसिडेंट की। कंसोलिडेटेड फंड होता है कि भी जो रेगुलर वर्किंग के लिए होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए होता है देश चलाने के लिए, वो हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड होता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने हिसाब से रिलीज कर सकता है। जो तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो जो पब्लिक के पास पैसा बचा हुआ है वो सब पब्लिक अकाउंट में आता है, तो उसे पब्लिक अपने हिसाब से यूज कर सकती है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑफिस रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है? जैसे कि जब बजट फ्लोर पे रखा जाता है, जो बजट फ्लोर पे रखा जाता है वो फैब या मार्च में, फैब से लेके मार्च में, पहले मार्च में रखा जाता है, फैब में ही रखा जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि भी जब उस पर डिस्कशन होती है तो उसमें मई अप्रैल आ जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होता है, वो मार्च 31 मार्च को एंड हो जाता है, और बजट पास होने में अभी टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले ही कुछ फंड, 10-20% फंड पहले ही रिलीज कर दिया जाता है मिनिस्ट्रीज को या जो पर्टिकुलर ऑफिसेस को, ताकि जो उनका काम है वो ना रुके। तो जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही होगा, वो वैसे अपने आप नहीं कर सकते। फिर है, अब चलो यहाँ तक हमारे पास पावर्स हो गई, हमने पढ़ ली प्रेसिडेंट की पावर पढ़ ली, और उसके अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, ओथ देख ली हमने, इंट्रोडक्शन देख लिया, इम्पीचमेंट देख लिया, हमने प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया। अब जो हमारे पास सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस है इंडियन गवर्नमेंट में, वो है वाइस प्रेसिडेंट का। ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है।
बस कुछ चीजें डिफरेंट है, वो अभी हम पढ़ेंगे, आप अभी इस नेक्स्ट पीपीटी में वो आप देख लीजिएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो वही बात है, जो दोनों मेंबर्स के जो कंप्लीट हाउस है, वो जो दोनों हाउसेज हैं वो दोनों वोट करते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या था, जो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स थे सिर्फ वही वोट कर रहे थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है वो भी वोट कर रहे हैं, और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूटीज है, स्टेट लेजिस्लेचर और यूटीज है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जो इलेक्शन है वो सेम एज प्रेसिडेंट ही होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। मतलब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, जो जिसकी सबसे कम होगी वो ऊपर वालों में डिवाइड कर दी जाएगी, एक्सेट्रा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं तो आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए। अब क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ एमपी। आप ध्यान से देखो, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वहां पे क्या था, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ एमपी इन लोकसभा। बट यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ एमपी, यानी कि आप राज्यसभा के भी एमपी हो सकते हो, आप लोकसभा के भी एमपी हो सकते हो। अब एमपी का मतलब वो जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं वो भी एमपी होते हैं, यानी कि वो भी क्वालिफाइड है टू इलेक्ट द वाइस, मतलब इलेक्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर स्टेट। जो आपका ये आप पहले भी डिस्कस, देखो क्वालिफिकेशन 90% सेम ही है, बस कुछ डिफरेंस है वो भी हम पढ़ रहे हैं। जो नॉमिनेशन पेपर है वो 20% से सब प्रपोज करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए अनदर 20%। ओथ है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट ले लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो भी सेम प्रोसेस हमने प्रेसिडेंट में रिपीट किया था, या जो प्रेसिडेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं कि भी आप इस पर्टिकुलर पर्सन की ओथ रिसीव कर लें। अब इनका रिमूवल कैसे हो सकता है? देखो, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के लिए प्रोसेस है, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट जो राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है, वो ओनली राज्यसभा में ही होगा। अब देखो, ये पोर्शन ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट है उनका इस टाइम बहुत इशू चल रहा है, तो ये पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, 1/4 मेजोरिटी के साथ पहले उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे इन्वेस्टिगेट होगा। वोटिंग पहले तो राज्यसभा में ही वोटिंग होगी, राज्यसभा में पास होने के बाद ही दूसरे हाउस में जाएगा। 14 डेज नोटिस यहाँ भी हमें इशू करना पड़ता है, सेम ही है बाकी सब। दोनों हाउसेज में वोटिंग होगी, अगर दोनों तरफ से हो गया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, दैट्स इट, टाटा बाय बाय। अब वैकेंसी कैसे हो सकती है, वैकेंसी कहाँ कब कब होएगी? या तो डेथ हो जाए, या रेजिग्नेशन हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो री इलेक्शन हो जाएगा। अगर नॉट पॉसिबल है, जब बाय चांस अभी री इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो जो सेम वाइस प्रेसिडेंट है वही ऑफिस कंटिन्यू करेंगे, और 6 मंथ के अंडर अंडर री इलेक्शन हो जाने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के भी। अब फंक्शंस क्या है? अगर बाय पहले तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन 6 महीने के अंडर अंडर हो जाना चाहिए, और बाय चांस अगर 6 महीने से कम टाइम ही बचा है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे और नॉर्मल इलेक्शन अपने वाइस प्रेसिडेंट का करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच, आज हमने ऑलमोस्ट थोड़ा आधा पार्ट कर लिया है इसका, इस यूनिट का पूरा। कल हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक अटॉर्नी जनरल का, एक छोटे छोटे दो कंसेप्ट बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे लेजिस्लेचर के। तो सिलेबस ऑलरेडी लाइक काफी स्लो चल रहा है, आई नो, काफी गैप हमने ले लिया है, बट हम ज्यादा गैप अब नहीं लेंगे। रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।